Hello dear students, welcome back to your own YouTube channel of NIS Vision Point। और मैं हूं आपके साथ आपकी केमिस्ट्री मेंटर कीर्ति मैम, केपी मैम के नाम से भी आप मुझे जान सकते हैं। तो आज हम क्या खास है, आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे मॉड्यूल 1 का चैप्टर नंबर 1 और जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और उसमें हमने चैप्टर 1 दैट इज एटम मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल अरिथमेटिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और इसका आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी लेक्चर आपका 8। इसके पहले के और भी वीडियोस हैं, उनको जरूर आप देखिएगा सो दैट आप इस चैप्टर को अच्छे से और बेहतर ढंग से समझ सकते हो। ठीक है, तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, आज हम बात करेंगे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है सेशन का, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका लिमिटिंग रिएजेंट। ये क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है क्या, इसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे जो आपके मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं और जो आपको समझना है और बेहतर तरीके से आप उसको कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए और हम पढ़ेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। इससे पहले हमने स्टोइकियोमेट्रिक भी पढ़ा था जो इससे प्रीवियस वाला वीडियो है, और स्टोइकियोमेट्रिक हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के बारे में, वो आपको समझ में आ जाएगा जब आप स्टोइकियोमेट्रिक की वीडियो को देखोगे और उसको अच्छे से समझोगे। ठीक है, तो उससे हमने देखा था कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें आपको स्टोइकियोमेट्रिक बताता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, फोकस करते हैं हमारे आज के टॉपिक की लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट किसे मानोगे या किसे समझोगे। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझना है। इसके वर्ड में ही इसकी हिडन मीनिंग है। ठीक है, इसके वर्ड में ही इसकी हिडन मीनिंग है। वो क्या है, लिमिटिंग। लिमिट का मतलब ही होता है कि किसी भी चीज़ को क्या है, स्टॉप कर देना। लिमिट कहते हैं ना, जब भी आप बच्चे क्या होते ज़्यादा बात करने लगते हैं तो क्या कहते हैं, लिमिट योर सेल्फ एंड डोंट टॉक इन टू द क्लास, ऐसे करके आपकी टीचर आपको जरूर डराई होंगी। ठीक है, तो लिमिटिंग का मतलब क्या है, ऐसा रिएजेंट जो रिएक्शन को क्या करता है, स्टॉप कर देता है अगर उसकी कमी हो गई। ठीक है, कहने का मतलब अगर मैंने कहा कि मेरे पास एक थैला कुछ चीज़ है, तो जब तक उसमें वो थैले में वो सामान रहेगा तभी तक मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ। जैसे वो ख़त्म हो जाएगा, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन करने का जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ख़त्म हो जाएगा। तो मेरा काम जो है, मेरा फंक्शन जो यहाँ पे मैं कर रही हूँ वो भी क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो केमिकल रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट का क्या काम होता है ये आपको यहाँ से समझना है। और जो लिखा है आप आई होप इसको रीड आउट कर रहे होंगे और हम समझते हैं इसको क्या कहते हैं। द लिमिटिंग रिएजेंट, और अलग अलग नाम से जो इसका है वो क्या है, जिसको आप लिमिटिंग रिएक्टेंट के नाम से जानते हो या फिर लिमिटिंग एजेंट के नाम से जानते हो, दोनों नाम। तो क्या है, द लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग एजेंट जिसे बोलते हो वो क्या है, इन अ केमिकल रिएक्शन इज द रिएक्टेंट। ये वो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट नहीं, क्या है वो रिएक्टेंट है दैट इज टोटली बीइंग कंज्यूम्ड व्हेन द केमिकल रिएक्शन इज कंप्लीटेड। वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या कहने का मतलब क्या है कि वो ख़त्म हो जाता है, यानी कि अगर कोई चीज़ ख़त्म हो जा रही है यानी वो क्या है, कंप्लीटली क्या हो जा रहा है, उसका कंज्यूम हो जा रहा है, वो पूरा कंज्यूम हो जा रहा है। तो उसी के बारे में आपको ये इन्फॉर्मेशन देता है लिमिटिंग रिएजेंट, यानी वो रिएजेंट, वो रिएक्टेंट जो टोटली कंप्लीटली आपका केमिकल रिएक्शन में कंज्यूम हो जाता है, उसी को आपने क्या कहा, उसी को आपने कहा कि ये हमारा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज लिमिटेड बाय दिस रिएजेंट सिंस द रिएक्शन कैन नॉट कंटिन्यू विदाउट इट। तो इसका मतलब अगर वो कंप्लीटली कंज्यूम हो गया रिएक्टेंट एक, तो ऑब्वियस सी बात है आपका रिएक्शन क्या है, आगे फॉरवर्ड कैरी नहीं करेगा और वो क्या कर देगा, आपके रिएक्शन को क्या कर देगा, लिमिट कर देगा, यानी कि रोक देगा। अब आप इसको नहीं कर सकते, तो क्या करोगे, आप और ऐड करोगे ताकि आपका रिएक्शन जो है आगे प्रोसीड करे। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी आई होप कि आपके पास अगर दो रिएक्टेंट है ए और बी और वो प्रोडक्ट बना रहे हैं कुछ C + T, तो इनमें से वो जो पूरा कंज्यूम हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर हम माने कि हमारा जो B है, ठीक है, B वाला जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा क्या हो जा रहा है, कंज्यूम्ड हो जा रहा है। ठीक है, क्या हो जा रहा है, पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शन में कंज्यूम हो जा रहा है। और तो उसी को आप क्या कहोगे, इसी को आप कहोगे कि ये बी जो है हमारा, बी यहाँ पे जो है ये हमारा क्या कहलाएगा, रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट। क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट।
तो ये हमारा कहलाएगा कि ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। वो रिएजेंट, वो रिएक्टेंट जो पूरा कंज्यूम हो जाएगा रिएक्शन में, उसी को हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। यानी इसके बिना अब रिएक्शन आगे फॉरवर्ड नहीं बनेगा, यानी आपका कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि आपका जो रिएजेंट है वो क्या हो गया, पूरा कंज्यूम्ड हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो आपको यहाँ पे लिखी है क्या बता रहा है, इफ वन और मोर अदर रिएजेंट आर प्रेजेंट इन एक्सेस, अगर एक या एक से ज़्यादा रिएजेंट आपके प्रेजेंट हैं इन एक्सेस ऑफ द क्वांटिटीज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद द limiting reagent, they are described as excess reagent और excess reactant। ठीक है, जिसको आपने क्या कहा, excess reagent या फिर क्या कहा, एक्सेस रिएक्टेंट। तो ऑब्वियसली एक जो कंज्यूम पूरा हो जा रहा है उसको तो आपने कह दिया कि वो लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि वो लिमिट कर दे रहा है, आपके रिएक्शन को आगे आप बढ़ने नहीं देगा। पर जो दूसरा वाला बचा हुआ है, ठीक है, जो दूसरी चीज़ बची हुई है वो क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये जो दूसरा जो सेकेंड चीज़ बचा है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ एक्सेस रिएजेंट। क्या नाम जानेंगे इसको, एक्सेस रिएजेंट, या कहेंगे इसी को हम कहेंगे एक्सेस रिएक्टेंट के नाम से जानेंगे, जो ज़्यादा बच गया है। ठीक है, जो पूरा कंज्यूम नहीं हुआ है उसको हम कहेंगे एक्सेस रिएजेंट, जो पूरा कंज्यूम हो चुका है उसको हम कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और मूव करते हैं। ये एक पिक्चर जिससे आप अपने दिमाग में चीज़ों को फीड कर सकते हो। तो ये है क्या, आई होप आपको ये विजिबल होगा, नहीं है तो मैं इसको लिख भी दे रही हूँ कि इस साइड जो आपका बना है ये आपका बना है हॉट डॉग। ठीक है, या फिर कुछ ऐसा मटेरियल समझ लेना जो आप बन में फिल करोगे। ठीक है, हॉट डॉग है और यहाँ पे आपका लिखा हुआ है बन, आपके बन बने हुए हैं और यहाँ पे दोनों चीज़ है, यानी कि हॉट डॉग इन बन। बन के अंदर आपका क्या है, हॉट डॉग है, और नेक्स्ट जो है ये है लेफ्ट ओवर, जो बच गया है, लेफ्ट ओवर हॉट डॉग, यानी बचा हुआ जो हॉट डॉग है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से इस पिक्चर से आप क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, इस पिक्चर से आपको मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि ये लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट ये है क्या। ठीक है, तो इसको हम लोग एक पिक्चर से थ्रू इसको कोरिलेट करते हैं। तो हमारे पास अगर हॉट डॉग देखोगे तो ये क्या है, 1 2 3 4 और ये 5 हमारे पास यहाँ पे हॉट डॉग है। और बन की बात करें तो हमारे पास बन जो है वो है 1 2 3 and 4। ठीक है, तो हमारे पास बन तो 4 है पर हॉट डॉग आपके पास यहाँ पे क्या है, 5 है। ठीक है, तो अगर आप इससे हॉट डॉग बन बनाओगे या हॉट डॉग को बन में फिल करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप बन आपके पास 5 है, तो आप क्या है 5 हॉट डॉग इन बन बना सकते हो। हॉट डॉग जो कंप्लीट आपका बनेगा प्रोडक्ट वो क्या बन सकता है, 5 बन सकता है। तो इसका मतलब जो ये बन है ये आपका क्या वर्क कर रहा है, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये लिमिट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, कह सकते हो ये लिमिट कर रहा है, या फिर हम कहें कि ये पूरा का पूरा क्या हो जा रहा है, कंज्यूम्ड हो जा रहा है। तो इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं कि ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, तो 4 बन हैं तो हमारे 4 हॉट डॉग यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, तो आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड यानी कि जो बनेगा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या है, आपके 4 हॉट डॉग बनेंगे, 1 2 3 and 4। तो ये 4 बनेंगे। बचा क्या आपके पास, तो आपने देखा था कि ये जो हॉट डॉग है ये आपका यहाँ पे क्या है, एक्सेस में है। ठीक है, हॉट डॉग आपका यहाँ पे एक्सेस में है। तो बच क्या रहा है, यहाँ पे जो चीज़ें बच गई हैं वो क्या है, आपका एक हॉट डॉग यहाँ पे बच गया है। ये जो बच गया है ये लेफ़्ट ओवर है, ये आपका बचा हुआ है, लेफ़्ट ओवर चीज़ है। तो इसी को हमने क्या कहा, इसी को हमने टर्म यूज़ किया है एक्सेस रिएजेंट। क्या वर्ड यूज़ किया है, एक्सेस रिएजेंट। इसी को हमने क्या कहा है, एक्सेस रिएजेंट, जो एक्सेस यानी ज़्यादा मात्रा में बच गया, या हम दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं जो बचा हुआ हिस्सा है या फिर जो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, उसको हमने क्या कहा, एक्सेस। और लिमिटिंग रिएजेंट वो हो गया जो रिएक्शन को लिमिट कर रहा है, यानी कि जो पूरा का पूरा कंज्यूम्ड हो जा रहा है प्रोडक्ट में, उसको हमने क्या कहा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो आई होप ये लिमिटिंग रिएजेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ पे क्लियर होगा। तो केमिकल रिएक्शन में भी आपके पास आपको रिएक्टेंट साइड में दिया रहेगा
तो जो पूरा कंज्यूम हो जाएगा तो उसको आप लिमिटिंग कहोगे, जो एक्सेस में होगा उसको हम क्या कहेंगे, एक्सेस रिएजेंट के नाम से जानेंगे। अगेन अभी तो हमने समझ लिया यहाँ पे, अब हमें समझना है क्या, थ्योरेटिकल हमने अभी समझा, ठीक है, कि क्या है। आई होप आपको ये समझ में भी आ रहा हो और साथ साथ इसके परफेक्ट नोट्स आप जरूर बना रहे होगे, सो दैट आप और अच्छी और बेहतर ढंग से हमारे साथ तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो है यहाँ पे अमोनिया गैस के प्रिपरेशन का एग्जाम्पल लिया है कि यहाँ पे N2 आपका 3 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और आपको यहाँ पे 2 अमोनिया दे रहा है। इसका मतलब आपने क्या समझा कि 1 मोल आपका क्या है, नाइट्रोजन और 3 मोल आपका हाइड्रोजन, तो आपको मिल क्या रहा है, 2 मोल ऑफ अमोनिया का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। तो इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या लिमिटिंग रिएजेंट है उसको हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। तो इन द रिएक्शन गिवन अबव, ये जो ऊपर आपको रिएक्शन दिया है इसमें 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट। ऑब्वियस सी बात है, मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपके पास रिएक्शन दिया है उसके आगे जो नंबर दिया है वो आपके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहलाते हैं और उसकी हेल्प से आप इसमें मोल्स के बारे में भी बता सकते हो किसी भी रिएक्शन में, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन आपके किससे रिएक्ट कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। तो वही बात यहाँ लिखी है, रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन टू फॉर्म, क्या कितना फॉर्म कर रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। 2 मोल आपका क्या बना रहे हैं, यहाँ पे अमोनिया बना रहे हैं। तो ये आपको दिख रहा है कि 2 मोल्स आपके क्या बन रहे हैं, यहाँ पे अमोनिया का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। ये तो आपका क्या है, रिएक्शन के थ्रू जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो आप यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कंडीशन आपको दे दी गई, ठीक है, क्या कंडीशन दी गई है, तो इससे आप समझ क्या रहे हो कि अगर आपने 1 वॉल्यूम में आपने नाइट्रोजन लिया है तो आपको 3 गुना आपको क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, और तब जाके आपका 2 गुना आपका क्या बनेगा, अमोनिया का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। बट व्हाट इफ, अगर ड्यूरिंग द रिएक्शन क्या होगा, अगर ड्यूरिंग द रिएक्शन ओनली 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इज अवेलेबल अलॉन्ग विथ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। क्या होगा अगर आपके पास बस 2 मोल, अगर आपके पास ये 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन ही है और यहाँ पे ये तो क्या है, ये 1 मोल प्रेजेंट है, ठीक है। नाइट्रोजन जो है ये आपका 1 मोल है, बट आपका हाइड्रोजन जो है वो 2 मोल्स में प्रेजेंट है, तब क्या होगा, तो ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर आपके पास 1 मोल नाइट्रोजन है तो आपको जो हाइड्रोजन की ज़रूरत है वो 3 है, पर अगर आपके पास उससे कम है तो ऑब्वियस सी बात है ये रिएक्शन आगे क्या होगा, प्रोसीड नहीं करेगा, आपका वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि 1 मोल नाइट्रोजन पे आपको 3 मोल चाहिए था और आपके पास अवेलेबल क्या है, 2। तो ये जो 2 है ये क्या हो जाएगा, पूरा कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है, पूरा कंज्यूम हो जाएगा। तो इसी को यहाँ पे जो ये आपका हाइड्रोजन है इसी को आप क्या कहोगे, इसी को आप कहोगे कि ये आपकी रिएक्शन को क्या कर दे रहा है, लिमिट कर दे रहा है, रोक दे रहा है, पूरा कंज्यूम हो गया और ये रोक दे रहा है, तो इसी को आपने क्या कहना है, इसी को आप कहोगे कि ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। तो पढ़ते हैं यहाँ पे क्या रखा है, इन दैट केस द एंटायर क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन, पूरी की पूरी जो क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन है वो आपका नहीं यूज़ हो पाएगा। कहने का मतलब अगर यहाँ पे 1 मोल था और ये 3 था तो ये पूरा का पूरा कंज्यूम होकर आपका अमोनिया गैस 2 मोल बना देता, पर अगर आपका हाइड्रोजन कम है यानी 2 मोल है, 3 से कम है यानी कि 2 मोल है, तो पूरा का पूरा और जो नाइट्रोजन है वो कंज्यूम नहीं होगा, बिकॉज द एंटायर ऑफ द नाइट्रोजन रिक्वायर्स 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, उसको 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, पर मिल कितना आ रहा है, 2। तो ये रिएक्शन आपका क्या होगा, यानी कि जो नाइट्रोजन है वो पूरा कंज्यूम नहीं होगा, ठीक है। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि जो हाइड्रोजन है वो आपका क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, एंड इज देयरफॉर कॉल्ड द लिमिटिंग रिएजेंट इन दिस रिएक्शन। तब हम इसे क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है आपका इस रिएक्शन में, ठीक है। तो आई होप आपको लिमिटिंग रिएजेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, और क्योंकि अभी हमने इस पिक्चर को जरूर ध्यान देना, तो इस पिक्चर के थ्रू आप
आप इसको बहुत ही अच्छे से कोरिलेट कर सकते हो अपने आसपास के इन्वायरमेंट की चीज़ों को अपने केमिस्ट्री में, और इसको अच्छे और बेहतर ढंग से इसको याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था जिसके थ्रू आपने समझा कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की जो आपके बेस्ड हैं आपके मोल कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो अगेन जब भी कोई क्वेश्चन आपको दिया जाए तो उसको बहुत ही अच्छे और ध्यान से आपको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू इज रीड द क्वेश्चन नाइसली एंड कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। कलेक्ट करना है इंफॉर्मेशन की क्या क्या आपको उस क्वेश्चन में, उस न्यूमेरिकल में आपको दिया है। तो इसमें क्या कह रहा है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन में कितने आपके टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको बताना है। अब यहाँ पे जैसे ही आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात बतानी है। ठीक है, आपको क्या बताना है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना है। तो यहाँ पे लगेगा आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। मोल कॉन्सेप्ट से आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, मोल निकालना होगा कि ये जो मीथेन है इसमें मोल कितना है। अगेन मीथेन का फॉर्मूला पता होगा तभी आप इसको निकाल सकते हो। तो मीथेन होता क्या है, ये होता है आपका CH4, इसी को आप क्या कहते हो, मीथेन कहते हो। ठीक है, तो इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है कि आपका मोल्स कितना है। तो मोल्स के लिए आपको इसका मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए, तो वो आप यहाँ पे निकालो। तो इसका मॉलिक्यूलर मास जो आएगा वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 12 + 4 यानी कि क्या हो जाएगा 16 ग्राम। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूलर मास आपके पास यहाँ पे आएगा वो आ जाएगा आपका 16 ग्राम, या आपका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आपने क्या सीखा, इससे आपने ये सीखा कि आपका अगर हम 1 मोल बात करें तो 1 मोल में जो भी मॉलिक्यूल होता है उसका मास, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये आपका जो होगा ये बराबर होगा आपका 16 ग्राम के। ठीक है, और 16 ग्राम जो है ये बराबर होगा 1 मोल जो होता है वो आपके एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये आपके इतने क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, 1 मोल का तो मतलब इतना है, पर आपको निकालना कितना है, कैलकुलेट कितने पे करना है, 1.6 ग्राम पे करना है। तो इसका मोल्स आप निकालो। तो n बराबर या नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो बराबर होता है आपका मॉलिक्यूलर मास यानी 16/1.6, यानी गिवन मास जो है वो आपको दिया है 1.6 अपॉन क्या हो जाएगा 16। तो आप इसका मोल निकालोगे। ठीक है, ग्राम पर मोल लिख लो उसे। तो आपके पास जो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आएगा, कैलकुलेट करोगे तो ये रिमूव करोगे यहाँ पे नीचे 10, तो आपके पास जो आएगा आंसर वो हो जाएगा 1/10 मोल। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 0.1 मोल आपका आ गया। ठीक है, कि इतने के लिए आपके पास इतना मोल्स होना चाहिए। ठीक है, तो इतना इंफॉर्मेशन आपको मिल गया। तो अगर 1 मोल में आपका इतना हो गया, ठीक है, 1 मोल में अगर आपका इतना हो गया तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम बात करें 0.1 मोल में कितना आपका, कितने आपके कितना नंबर ऑफ टोटल नंबर्स होंगे, तो आपको क्या करना होगा 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आप कर दोगे। ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यू आएगा कितने मोल्स के, जो इतना 0.1 मोल है वो आ जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 22। ठीक है, क्या आ जाएगा 10 की पावर 22 आपके क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है बच्चे, फोकस है आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, तो आपको पता है कि 1 मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं, तो अगर आप देखोगे कार्बन और आपका क्या है, हाइड्रोजन है। कार्बन कितना है 1 और हाइड्रोजन क्या है आपका 4। तो अगर आप देख रहे हो यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन्स की अगर आप काउंटिंग करोगे तो 12 आपके यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन आपको कहाँ से मिल जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन आपके किसके पास है, आपके कार्बन के पास क्या है 6 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन की बात करें, 1 हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 हाइड्रोजन के पास कितने हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल आपके पास इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल में कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए।
ठीक है। तो आपको पता चल गया एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको कितने पे निकालना है, आपको निकालना है इतने मॉलिक्यूल्स के पास कितने इलेक्ट्रॉन है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन बराबर क्या हो जाएगा 10 इंटू, ठीक है, 10 इंटू यही नंबर यानी 6.022 इंटू 10 की पावर 22। तो आंसर जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इतने आपके क्या हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल जाएंगे आपके किसमें, इतने मोल्स में। 0.1 मोल में आपको जो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे वो कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, इतने मिलेंगे, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना था इतने ग्राम पे कितना मिलेगा। ठीक है, तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा इतना। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। क्या करना है, सिंपल सा लॉजिक है, आपको नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालना है, और आपको नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए तो आप इसमें क्या है कितने इलेक्ट्रॉन्स है उनको निकाल लीजिए और मल्टीप्लाई करके आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास उसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है। इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन इन ग्राम। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि एक एटम का वजन क्या होगा ग्राम्स में आपको बताना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यूज़ करना होगा मोल कॉन्सेप्ट को। तो कैसे करोगे, अगर हम बात करते हैं हमारे पास अगर एक एटम होता हाइड्रोजन का, ठीक है, तो उसका वेट क्या होगा। ठीक है, उसका वेट क्या होगा ग्राम में, वो होगा आपका 1 ग्राम। ठीक है, और अगर 1 ग्राम है तो अगर हमने यहाँ पे 1 मोल लिया वर्ड, ठीक है, 1 मोल अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो 1 मोल बराबर आपका क्या हो जाएगा 1 ग्राम। ठीक है, कैसे हमने कहा, अगर हम हाइड्रोजन एटम को ले रहे हैं और यही हमारा क्या है 1 मोल होगा। ठीक है, अगर हमने कहा कि 1 मोल हमने हाइड्रोजन एटम लिया है तो इसका मतलब क्या है कि 1 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब 1 ग्राम का आपको तो पता चल गया कि 1 ग्राम है। ठीक है, अब ये 1 ग्राम है और 1 मोल का मतलब बच्चे अभी भी मैंने बताया 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, 1 मोल में इतने क्या हैं आपके एटम्स हैं। समझ में आ रहा है, इतना एटम है आपका। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है मास ऑफ 1 एटम। आपको एक एटम का मास निकालना है, तो 1 एटम का जो मास हो जाएगा, 1 एटम का मास जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन ये वाला इधर अपोजिट साइड में, यानी 1 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23, और ये क्या हो जाएगा ग्राम। यानी हाइड्रोजन के 1 ग्राम एटम का जो वेट हो जाएगा वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो 1 एटम का जो वेट आ जाएगा वो आपका यहाँ पे आ जाएगा इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा -23, और इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो इसकी वैल्यू आपकी आती है लगभग 0.166, और इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा 1.66 इंटू 10 की पावर -24। तो इतना ग्राम आपका एक हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा वेट हो जाएगा, जो आप आसानी से इस फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा, और कैसे इसको सॉल्व किया, कैसा अप्रोच रहा वो जरूर आपने सीखा होगा। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट, और एक और आसान सा क्वेश्चन है जो आपके मोलर वॉल्यूम से रिलेटेड है। ठीक है, तो मोलर वॉल्यूम से रिलेटेड इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करोगे, तो आपके पास यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन दिया है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी। ठीक है, एसटीपी पे आपको क्या करना है 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालना है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे नेल डाउन करोगे, तो कैसे करना है, तो देखो आप क्या करोगे 1 मोल ऑफ O2। ठीक है, जो 1 मोल ऑफ O2 है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा आपके ग्राम एटॉमिक मास के। ठीक है, यानी इस मॉलिक्यूल का जो मास है, इसका मॉलिक्यूलर का मास जो है ग्राम में क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का वेट क्या होता है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 16 यानी बराबर आ जाएगा 32। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ये 32 ग्राम।
ठीक है, क्या हो जाएगा 32 ग्राम, यानी 1 मोल जो होगा वो 32 ग्राम के बराबर होगा। ठीक है, और अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पता है तो यही चीज़ जो 1 मोल ऑफ ये है, ये आपके मोलर वॉल्यूम, क्योंकि हमें इसमें किस में आंसर देना है, हमें वॉल्यूम के कॉन्टेक्स्ट में देना है। ठीक है, तो मोलर वॉल्यूम जो होता है किसी भी गैस का एसटीपी पे क्या होता है 22.7 लीटर होता है। ठीक है, तो ये हमने क्या सीखा कि 1 मोल जो होता है वो उसके मॉलिक्यूलर के ग्राम मास के बराबर होता है जो उसके मोलर वॉल्यूम, यानी इससे आप इसको रिलेट करो। अब आपको वॉल्यूम निकालना है कितने 3.2 ग्राम पे, तो पहले 1 ग्राम का निकालो, तो 1 ग्राम का अगर आप निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा 22.7 और ये अपॉन में 32। ठीक है, और आंसर क्या होगा लीटर में। अगर 1 का पता है आपको कितने का निकालना है 3.2 का, तो 3.2 ग्राम का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22.7 अपॉन 32 और इंटू क्या हो जाएगा 3.2। ठीक है, तो इसको अगर आप यहाँ से रिलीज करोगे तो अपॉन में 10 आ जाएगा, 32 1 जा 32। ठीक है, 1 टाइम्स गया, तो आंसर जो आपके पास आएगा कि 3.3 ग्राम है। तो देयरफॉर आप कह सकते हो कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 2.27 लीटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हो, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक बूस्टर पॉइंट जो मुझे आपको बताना है वो ये है कि आप ध्यान दोगे कि जो आपका मोल है, ठीक है, तो जो 1 मोल है ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको अभी बता रही हूँ, उसको ज़रूर आप नोट डाउन कीजिए कि 1 मोल जो होता है ये बराबर होता है आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास के, या फिर मैं कहूँ और मैं कह देती हूँ क्योंकि ये ठीक है, ये बराबर होगा आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या फिर मैं कह सकती हूँ एटॉमिक मास के। ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, और यही चीज़ जो बराबर होती है ये बराबर होती है आपके एवोगैड्रो नंबर, यानी जिसको हमने Na कहा है। एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू 0.622 इंटू 10 की पावर 23 के बराबर होगा, जितने भी क्वांटिटी में बात है, और यही चीज़ बराबर होगी आपकी मोलर वॉल्यूम की, जो है आपका 22.7 लीटर। ठीक है, तो अगर आपको ये टेबल, ये इंफॉर्मेशन याद है तो आप हर तरह के क्वेश्चन जो मोल कॉन्सेप्ट पे आते हैं उनको रिलेट करके निकाल सकते हो, जो मैंने अभी इस क्वेश्चन में और इससे पहले वाले क्वेश्चन में अप्लाई किया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इनको आपको अपने दिमाग में फिट करना है और उसको हमेशा याद रखना है, सो दैट आप इस तरह के कॉन्सेप्ट पे जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप आसानी से कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, आज का वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आई होप आपने बहुत सारी चीज़ों को क्या है समझा होगा, गेन किया होगा, और क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है उसको अच्छे से आप सीखे होंगे। इसके साथ साथ आप अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप वो इस नंबर पे हमें क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको और फर्दर चाहिए तो आप इस साइट पे ज़रूर विजिट कीजिएगा, सो दैट आप बाकी की इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे NIOS से रिलेटेड आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे वेल।